पीटर यूतो और यू की फाइट को याद करता है कि कैसे यू ने यूतो को आसानी से हरा दिया। मुझे कैसे यही उम्मीद थी। उसके फाइटर यू ने वॉल्टरवेट चैंपियन को भी डिफीट कर दिया। अब उसके पास 3 बेल्ट्स हैं। इसके बाद यू जूनियर मिडलवेट लोएड को भी हराकर इस डिवीजन को भी अपने अंडर ले लेता है। पीटर सोचता है कि अब जो मैच होगा वो हाईएस्ट ग्रोसिंग बॉक्सिंग मैच होगा, यू वर्सेस फैब्रियाजो सैंटोरिनो। बॉक्सिंग वर्ल्ड में इन दोनों के मैच को लेकर अलग ही हाइप है। कलीन कमेंट्री करता है कि यू काफी तेजी से बाकी डिवीजन जीत रहा है। जीन पियर और यूतो ताकेडा की फाइट के बाद वॉल्टरवेट और जूनियर मिडलवेट से फाइट उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब यू का नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है? बॉब कहता है ये तो सभी को पता है। इस मैच को लेकर बॉक्सिंग फैंस में बहुत ही ज्यादा हाइप है। ये दोनों बॉक्सर ने ही वर्ल्ड का ध्यान अपनी ओर किया हुआ है। फैब्रिजियो सैंटोरिनो एंड यू, इन दोनों का मैच कुछ समय बाद ही होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि रिंग की ओर कोई आ रहा है जिसे देखकर गार्ड्स भी हैरान है। उस व्यक्ति ने क्राउड का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया है। कलिन कहता है कि यहाँ चल के आ रहा है। वो देखता है कि वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि फैब्रिजियो सैंटोरिनो है, जो कि यू के मैच के बीच में रिंग में आ गया है। ये देखकर बॉब कहता है कि मुझे पता था वो यहाँ पर जरूर आएगा। वो उन लोगों में से नहीं है जो चैलेंज का वेट करे, बल्कि वो उन लोगों में से है जो चैलेंज थ्रो करता है। उसे देखकर यू के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है और वहीं के स्माइल कर रहा है। फैब्रिजियो गार्ड्स को साइड करते हुए कहता है कि डर क्यों रहे हो, मैं तो बस हेलो कहने आया हूँ। फैब्रिजियो को देखकर क्राउड का मिक्स रिएक्शन है। कई लोग उसे पसंद करता है और वहीं कई लोग उसे गाली बक रहे हैं। फैब्रिजियो क्राउड की ओर देखता है। वो कहता है कि मुझे माइक दो। क्राउड को कोई अंदाजा नहीं है कि वो यहाँ क्या करने आया है। फैब्रिजियो चिल्लाता है कि शोर मत मचाओ पिक्स, मैं यहाँ पर यू को कंग्रेचुलेट करने आया हूँ। वो कहता है कि तुम एक के बाद एक डिवीजन जीत रहे हो और यही नहीं, तुम्हारे सारे मैच में तुमने अपने अपोनेंट से एक भी पंच नहीं खाया। तुमने बड़ी आसानी से सारे अटैक डॉज कर लिए। ये तुमने कैसे किया? तुमने तो मेरे होश ही उड़ा दिए, मजा ही आ गया और इसलिए मैं कुछ जानना चाहता हूँ। यहाँ पर मार्को सैंटोरिनो भी है जो कि फैब्रिजियो का ब्रदर है। फैब्रिजियो कहता है कि मुझे लगता है कि पिग्स भी जानना चाहते होगे। वो यू की तरफ गन करते हुए कहता है कि क्या तुम बुलेट भी डॉज कर सकते हो? यू शांत खड़ा है और वहीं के स्माइल कर रहा है। फैब्रिजियो की यह हरकत देखकर क्राउड पागल हो गया है। कार्मेन भी इस इवेंट को देख रही है। फैब्रिजियो चिल्लाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सब भी यही पता लगाना चाहते हो, तो चलो पता लगाते हैं। वो गार्ड से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बिल्कुल भी नहीं हिलता। फैब्रिजियो ने यू पर गन तान रखी है। के स्माइल कर रहा है और वहीं कार्मेन को यू की चिंता हो रही है। फैब्रिजियो शूट करता है और उस गन में से एक पटाखा फूटता है। यू अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। गार्ड से देखकर हैरान है। कार्मेन राहत की सांस लेती है और वहीं फैब्रिजियो कहता है कि तुम सब इतने क्यों डर गए? ये तो सिर्फ एक मजाक था। कुछ लोग उसे गाली बकने लगते हैं और वहीं कुछ लोग उसके मजाक पर हंस रहे होते हैं। तभी फैब्रिजियो हवा में असली गन से फायर करता है। ये देखकर पूरा क्राउड शांत हो जाता है। फैब्रिजियो रिंग से जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इस रिंग में जान से मार दूंगा, तो जितनी भी तुम्हारी लाइफ बची है उसे सही से एंजॉय करो। हमेशा की तरह यू के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है और वहीं के स्माइल कर रहा है और वहीं मार्को, जिसका ये सारा प्लान था, दूर खड़े मुस्कुरा रहा है। यू सपना देख रहा है। वो अंधकार में है। उसके सामने एक डोर है जहाँ से और अंधेरा आ रहा है। वो अंधकार यू को पूरी तरह घेर लेता है। तभी उसकी डोर बेल बजती है और उसकी आंख खुलती है। वो डोर बेल कार्मेन ने बजाई है। यू को नहीं पता कि कार्मेन यहाँ क्या कर रही है। उसके संग गार्ड्स भी है। वो गार्ड्स को घर में आने की कहती है। यू को कुछ समझ नहीं आता। उसकी कैट भी कंफ्यूज है। कार्मेन बताती है कि जब तक फैब्रिजियो से तुम्हारा मैच खत्म नहीं हो जाता, कोच ने हमें तुम्हारी साइड रहने को कहा है। आज से मैं और बॉडीगार्ड्स तुम पर हल पर निगरानी रखेंगे। यू पूछता है पर क्यों? तभी गार्ड्स बताते हैं कि हमें कुछ कैमरा मिले हैं। कार्मेन यू से कहती है कि तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तभी एक और बेल बजती है। कार्मेन कहती है कि तो उन्होंने अपनी चाल शुरू कर दी। कार्मेन देखती है कि उसके सामने एक बॉक्स है। वो बॉक्स से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क पहनती है। सैंटोरिनो ब्रदर्स उस बॉक्स में कुछ भी भेज सकते हैं। कार्मेन बॉक्स को खोलती है। वो कहती है कि ये कितने बेवकूफ है। यू पूछता है कि बॉक्स में क्या है। कार्मेन कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, उन्होंने हमें एक हेडलेस कैट की बॉडी भेजी है। वो हमें डराना चाहते हैं। वो गार्ड्स को उस कैट की बॉडी का अंतिम संस्कार करने को कहती है। कार्मेन यू से कहती है कि अब समझ आया, हम सैंटोरिनो ब्रदर से फाइट कर रहे हैं। वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़ा भाई मार्को सैंटोरिनो, ऐसी हरकतों में उसका दिमाग बड़ी तेज चलता है। रिंग में गन ले आने का भी आइडिया उसी का होगा। वो डर्टी ट्रिक्स और धमकी का यूज करता है। वो अपने अपोनेंट को रिंग में आने से पहले ही इतना डिस्टर्ब कर देता है कि वो रिंग में फाइट ही नहीं कर पाते। पर माना कि वो डर्टी ट्रिक्स का यूज करता है, पर हम भी कुछ कम नहीं है। आज से मैच के दिन तक जो भी तुम करोगे, खाना पीना सोना ट्रेन होना, मैं तुम्हें गार्ड करूंगी। और वहीं मार्को यू की वीडियो देखते हुए कहता है कि तो तुम्हें अपना फर्स्ट गिफ्ट कैसा लगा? वो यू को देखकर
स्माइल कर रहा है। कार्मेन बताती है कि मैच अभी से स्टार्ट हो चुका है। गार्ड यू के हाउस से 10 कैमरा और 20 वायर टेप्स निकालते हैं। इसके बाद कार्मेन गार्ड को बाहर जाने को कहती है। गार्ड्स हाउस को गार्ड करने लगता है। कार्मेन बताती है कि एक चावो रूस नाम का एक बॉक्सर हुआ करता था। बॉब नॉरिस की रिटायरमेंट के बाद वो मिडलवेट डिवीजन का चैंपियन बना और फैंस का मानना था कि वो उस डिवीजन में लंबे समय तक राज करने वाला था, क्योंकि वही सिर्फ एक ऐसा बॉक्सर था जो कि बॉब को टक्कर दे सकता था। बॉब नॉरिस जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट मिडलवेट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम है। यू कहता है कि क्या कहा बॉब नॉरिस? कार्मेन कहती है कि हाँ, क्या तुम उसे जानते हो? वो बॉक्सिंग कमेंटर बॉब कोच के का थर्ड बॉक्सर था। उसकी रीच जीन पियर से भी ज्यादा थी। वो बहुत ही खतरनाक फाइटर था जो कि अपने अपोनेंट को कॉर्नर में ले जाकर पंचेस की बरसात कर देता था। कोच के बाकी फाइटर्स की तरह वो भी एक लेजेंडरी फाइटर था। वार नॉट टाइड और यू को याद करते हुए सोचती है कि ये बिलीव करना मुश्किल है कि कोच के लास्ट 2 फाइटर्स ह्यूमन भी कंसीडर नहीं किए जा सकते। वो कहती है कि बात बॉब नॉरिस की नहीं है, बात है चावो यूरिस की, जो कि बॉब नॉरिस का राइवल था। पर वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। वो एक ऐसे बॉक्सर से हार गया जिसे वो बड़ी आसानी से हरा सकता था। फैब्रिजियो ने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया। फाइट से पहले चावो खुद को संभाल नहीं पाया। वो डिप्रेस हो गया। उसने अपने इमोशन से कंट्रोल खो दिए। रिंग में पहुंचने के बाद वो सही से फाइट ही नहीं कर सका। क्या तुम्हें समझ आया? तुम सबको अपनी स्किल से बीट नहीं कर सकते। अगर तुमने हाल ही में कुछ क्राइम कमिट किया है और या फिर कुछ खराब हरकत की है तो मुझे पहले ही बता दो। और ये याद रखो कि तुम सिर्फ 2 लोगों पर ही भरोसा कर सकते हो, मैं और कोच के। इसके बाद कार्मेन उसका ध्यान रखती है। रिकॉर्डिंग चेक करने पर कार्मेन को पता चलता है कि यू घर से जिम और जिम से घर के अलावा और कुछ नहीं करता। उसकी लाइफ बहुत सिंपल है। मुझे नहीं पता कि मुझे इसके लिए खुश होना चाहिए और या फिर इस पर दया करनी चाहिए। आजकल तो ये और ज्यादा एम्प्टी दिखाई देता है। हालांकि यूतो से फाइट के बाद उसकी बॉक्सिंग और इम्प्रूव हो गई है, पर ऐसा लगता है कि उसने खुद में कुछ खो दिया है। वो याद करते हैं कि यू ने उसे बताया था कि उसने कुछ मूवमेंट के लिए लाइट को देखा था और वो ये कंफर्म करना चाहता था कि वो है क्या। यू जिम से घर की ओर निकलता है। कार्मेन बताती है कि आज से मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी। वो दोनों घर की ओर निकलते हैं। यू पूछता है कि बॉडीगार्ड्स कहाँ हैं। कार्मेन बताती है कि वो घर को गार्ड कर रहे हैं। सैंटोरिनो ब्रदर्स ये सब ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। तुम्हें जान का खतरा नहीं है, वो तुम्हें रिंग में देखना चाहते हैं। हाँ, पर अगर मुझ पर अटैक हो तो मेरी चिंता मत करना, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। वो दोनों घर पहुँच जाते हैं। इसके बाद कार्मेन डिनर तैयार करती है। वो कहती है कि आज से तुम्हें मेरे हाथ का खाना खाना होगा। मैंने गार्ड को ऑर्डर दिया है कि कोई भी यहाँ पर ना आ पाए, पर हो सकता है कि उनमें से कुछ पहले ही बिक गए हो। तुम्हारा प्रेफरेंस और रूट पहले ही सबको पता है, तो तुम्हें बाहर का नहीं खाना है। आसानी से किसी भी रेस्टोरेंट वर्कर को खरीदा जा सकता है। मैंने इन इंग्रेडिएंट्स को सही जगह से खरीदा है, तो तुम मेरी कुकिंग पर ट्रस्ट कर सकते हो। कार्मेन फूड को प्रिपेयर करते हुए कहती है कि हो गया। वो सोचती है कि मैंने पहली बार खाना बनाया है, पर मेरे जैसे प्रो के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। कार्मेन यू की ओर देखती है। वो यू को देखकर चौंक जाती है। वो उसके एक्सप्रेशन देखकर हैरान है। पहली बार उसने ऐसे एक्सप्रेशन देखे हैं, तो ये ऐसे भी एक्सप्रेशन बना सकता है। यू खाने के लिए उसका धन्यवाद करता है, पर उसे डिनर बिल्कुल पसंद नहीं आता। यू के हाथ कपकपा रहे हैं। कार्मेन को यकीन नहीं होता कि डिनर इतना बेकार बना है। यू फिर से सूप पीता है, पर इस बार भी वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये देखकर गार्ड पूछते हैं कि क्या हुआ। कार्मेन बात को काटते हुए कहती है कि कुछ नहीं हुआ। फिर भी यू डिनर खा लेता है। कार्मेन बर्तन धोने लगती है और वहीं यू नहाने लगता है। यू बाथरूम से निकलकर कहता है कि अब तुम उसे यूज कर सकती हो। कार्मेन उसकी बॉडी देखकर शर्मा जाती है। वो नहाते हुए उसके बारे में ही सोच रही है। जब मैं उससे पहली बार मिली थी वो एक पतला सा लड़का था, पर अब वो मिडलवेट डिवीजन में जा चुका है। वो शर्माते हुए कहती है कि मुझे उसके बारे में सोचना बंद करना होगा। यू बताता है कि मैं यहाँ पर सोता हूँ। कार्मेन बताती है कि पर तुम्हारे पास तो बेडरूम है। यू कहता है कि मुझे यहाँ कंफर्टेबल लगता है। वहीं कार्मेन सोचती है कि ये सिर्फ एक ब्लैंकेट के संग जमीन पर सो रहा है। यू कहता है कि अगर तुम्हें परेशानी है तो तुम बेडरूम में जाकर सो सकती हो। कार्मेन बताती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे पास रहना होगा। वो दोनों सोने की तैयारी करते हैं। कार्मेन सोचते है कि मुझे लगा था कि यू एक कोल्ड और इमोशनलेस पर्सन है, पर हो सकता है कि उसकी ह्यूमन साइड भी हो। उस एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा था कि वो रोने वाला है। वो यू और के को याद करके उनकी ह्यूमन साइड के बारे में सोचती है। मैं आशा करती हूँ कि उसके पास ह्यूमन साइड हो। वो दोनों सो जाते हैं और तभी उसका एक गार्ड एक व्यक्ति को रिकॉर्डिंग देता है। वो गार्ड कहता है कि ये आज की रिकॉर्डिंग है और ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि के है। वो उन दोनों पर नजर रख रहा है। अगले दिन यू रोजाना की तरह रनिंग कर रहा है। गार्ड्स उसका पीछा करते हुए थक गए हैं। रनिंग करते हुए यू वापस आ जाता है, पर गार्ड्स की हालत खराब हो जाती है। यू अपने सामने कार्मेन को देखता है जो कि अभी अभी सोकर उठी है। कार्मेन यू को देखकर डोर बंद कर देती है। वो तैयार होकर बाहर आती है।
वो यू से सही समय पर न उठने के लिए माफी मांगती है। वो बताती है कि नेक्स्ट टाइम से तुम जब भी बाहर जाओगी मैं तुम्हारे संग बाहर जाऊंगी। इसके बाद यू जिम में पहुंच जाता है। के पूछता है कि आज का दिन कैसा रहा। यू कहता है ठीक ही था। के बताता है कि ये मैच को ध्यान से देखो, ये कल का फैब्रिजियो का मैच है। ये मैच मिडल वेट वर्ल्ड टाइटल चैंपियन फैब्रिजियो सैंटोरिनो और कंटेंडर जॉन रेनॉल्ड के बीच है। जॉन थका हुआ नजर आ रहा है। के कहता है कि जरा उसके चेहरे को देखो, लगता है उन्होंने इसे परेशान कर दिया है। जॉन बहुत गुस्सा है। वो सोचता है कि ये ऐसा कैसे कर सकता है। उसका कोच उसे शांत होने की सलाह देता है और वहीं फैब्रिजियो अपने फेस से उसे और चिढ़ा रहा है। ये देखकर जॉन और गुस्सा हो जाता है। वो मन में कहता है कि मैं उसे जान से मार दूंगा। फाइट शुरू होती है। जॉन गुस्से के कारण खुद पर से कंट्रोल खो चुका है। इसी का फायदा उठाकर फैब्रिजियो उसे हिट करने लगता है। के कहता है कि कहीं तुम इसका फाइटिंग स्टाइल देखकर सरप्राइज तो नहीं, पहली बार तुम कुछ ऐसा स्टाइल देख रहे हो, रफ और डर्टी फाइटिंग स्टाइल। वो विक्टर को याद करते हुए कहता है कि खैर एक और बंदा है जो इससे भी खतरनाक है, पर अभी हमारा फोकस इस पर है। ये फाइट करते हुए डिफेंस और पॉइंट्स की परवाह नहीं करता। वो बस अपने अपोनेंट को नॉक डाउन करना चाहता है, मानो कि ये कोई स्ट्रीट फाइट हो। ये वायलेंस लोगों में एक अलग ही जुनून भर देता है। क्राउड में कुछ लोग सैंटोरिनो को प्रेज कर रहे हैं और वहीं कुछ लोग उसे अब्यूज कर रहे हैं। कि बताता है कि प्योर फाइटिंग ही उसकी टेरिटरी है और जरा उसके मूवमेंट्स को देखो, वैसे मूवमेंट्स और कोई नहीं कर सकता। ये 100% डोपिंग कर रहा है। मुझे नहीं पता कि वो क्या यूज कर रहा है, पर जो भी हो उसके पास बहुत अच्छा माल है। क्राउड में बैठा पीटर सोचता है कि मुझे पता था सैंटोरिनो ब्रदर्स का मैच हमेशा ऐसा ही होता है। उन दोनों ब्रदर्स का इंटरव्यू मुझे अब भी अच्छे से याद है। पीटर फैब्रिजियो से पूछता है कि तुम्हारे लिए बॉक्सिंग क्या है। फैब्रिजियो कहता है कि बॉक्सिंग की किसको पड़ी है, मैं लोगों को मारता हूँ और मुझे उन लोगों से पैसे मिलते हैं जिन्हें ऐसा देखने में मजा आता है। मेरा मतलब सोचो, मैं लीगली लोगों को मारता हूँ, इससे अच्छा करियर हो ही क्या सकता है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो रिपोर्टर। यही सेम क्वेश्चन पीटर मार्को से पूछता है। मार्को कहता है कि अगर सही सही कहूँ तो बॉक्सिंग एक शो बिजनेस है, तुम्हें ऑडियंस को मजे देने का पैसा मिलता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जैसे बॉक्सिंग फैन हमारी अप्रोच को क्रिटिसाइज करते हैं। फैब्रिजियो जोन में एक टक्कर मारता है जो कि एक फाउल है, पर रेफरी उसकी टक्कर को इग्नोर करता है। मार्को कहता है कि एक शो ऐसे ही चलता है, हम ऑडियंस को बेस्ट मैच दिखाते हैं। जोन रेफरी की ओर देखता है जो कि फैब्रिजियो के फाउल को इग्नोर कर रहा है। ये देखकर जोन भी फैब्रिजियो को टक्कर मारता है, पर तभी रेफरी जोन को रुकने की कहता है। कलिन कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है, जोन को टक्कर के लिए वार्निंग दी गई है। रेफरी ने फैब्रिजियो की सारी टक्कर को इग्नोर करा, पर जोन को इसकी वार्निंग मिल रही है। वहीं के बताता है कि लगता है कि इन्होंने एसोसिएशन को अच्छा पैसा खिलाया है। मार्को कहता है कि तुम तो अच्छी तरह जानते हो अंत में पैसा मायने रखता है। कुछ लोगों को हमारी हरकत पर मजा आता है और कुछ लोग हमें इसके लिए गाली बकते हैं। कुछ भी हो, हमें इसका पैसा मिलता है। हमारा मैच एसोसिएशन का बहुत प्रॉफिट करता है, इसलिए एसोसिएशन भी हमारी हरकत को नजरअंदाज करती है। क्या करे, दुनिया ऐसे ही चलती है और हमें अपना काम अच्छी तरह से करना आता है। टक्कर के बाद मैच का रुख ही चेंज हो जाता है। जॉन फैब्रिजियो के पंचेस खा रहा है। जॉन को अपनी मेमोरी याद आती है। उसकी डॉटर उसे बताती है कि रिसेंटली उसे एक बॉयफ्रेंड मिला है। जॉन कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, उसका नाम क्या है। डॉटर बॉयफ्रेंड का नाम लेने से हिचकिचा रही होती है। वो बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड मार्को सैंटोरिनो है। ये सुनकर जॉन चिल्लाता है कि ये तुम कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो किस तरह का लड़का है। डॉटर कहती है कि वो इतने बुरे नहीं है जितने लोग उन्हें समझते हैं, अगर सही कहूँ तो वो बहुत ही अच्छा इंसान है। जॉन डॉटर को रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी डॉटर मार्को के पास भाग जाती है। तभी फैब्रिजियो एक रूल को न मानते हुए रैबिट पंच का यूज करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फाइट की रात से पहले जॉन की डॉटर घर वापस आती है। वो रो रही है, उसकी हालत खराब है। इसी बात को लेकर जॉन गुस्से में है। डॉटर गले लगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारी बात को पहले सुन लेना चाहिए था, तुम सही थे। फैब्रिजियो जॉन से कहता है कि तुम्हारी डॉटर तो बहुत सुंदर है, तो क्यों ना तुम उसकी शादी मुझसे कर दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं छाड़ सकता हूँ। ये सुनकर जॉन अपना आपा खो देता है और इसी का फायदा उठाते हुए फैब्रिजियो उसके फेस पर पंच मारता है। इस मैच में फैब्रिजियो जितने फाउल कर सकता था उसने किए और अंत में उसने ये मैच जीत लिया। फैब्रिजियो को देखकर के स्माइल कर रहा है और वहीं जॉन के घर पर उसकी डॉटर अपनी मदर को पकड़कर रो रही है। इस मैच से फैब्रिजियो अपने नेक्स्ट अपोनेंट यू को वार्निंग दे रहा है। इसके बाद से कार्मेन यू के संग मॉर्निंग रनिंग पर जाने लगती है। उसके संग यू की कैट भी है। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को नोटिस करती है। वो नोटिस करती है कि एक साइकिलिस्ट पीछे से और एक पापाराजी पेड़ के पीछे और एक ड्रंक मैन आगे से आ रहा है जो कि बहुत नर्वस दिखाई दे रहा है। असल में इस ड्रंक मैन को मार्को ने यहाँ पर भेजा है। वो आदमी कहता है कि तो बस मुझे इस बोतल में जो भी है उससे यू को स्प्रे करना है। मार्को कहता है हाँ सही कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम उसका अपने पास आने का इंतजार करो और एक्सीडेंटली लड़खड़ाते हुए उस पर ये डाल दो।
पर उससे पहले तभी उसके गार्ड्स उस आदमी को पकड़ने लगते हैं। मार्को कहता है कि डरो मत, ये वैक्सीन है, अगर बोतल तुम पर गिर जाती है तो फिर ये काम आएगी, पर मैं गारंटी नहीं लेता कि तुम इससे 100% बच सकते हो। आदमी नर्वस है, वो सोचता है कि भला इस बोतल में है क्या। खैर मुझे ये उस पर गिराना है और यहाँ से निकलना है। यू उसके पास आता है और आदमी गिरने की एक्टिंग करता है। तभी हमें इससे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कार्मेन सेंटोरिनो की फाइट के लिए डायरेक्शन दे रही है। आदमी के बोतल थ्रो करने से पहले ही यू से डॉज करके आगे निकल जाता है, क्योंकि कार्मेन ने उसे बताया था कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने पास मत आने देना। कई सारे लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाएंगे, तुम्हें उनसे बचना होगा, वो मार्को के बंदे हो सकते हैं। वो बोतल का लिक्विड आदमी पर गिरने लगता है, पर एंड टाइम पर वो आदमी उसे डॉज कर लेता है। कार्मेन बताती है कि तुम्हें रिपोर्टर्स के क्वेश्चंस भी अवॉइड करने हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि न्यूज में मार्को यू की झूठी अफवाह उड़ा रहा है कि वो टैक्स से बच रहा है और उसने एक फैन को भी जान से मारने की धमकी दी है। यू बिना जवाब दिए अपने हाउस में चला जाता है। कार्मेन बताती है कि मुझे पता है कि वो मीडिया को मैनिपुलेट जरूर करेगा, पर इस खेल में हम भी कुछ कम नहीं। मार्को गवर्नर की वाइफ को लेकर जा रहा है। गवर्नर की वाइफ को ज्यादा चढ़ गई है। कार्मेन मीडिया को वो वीडियो दिखा देती है। इसके बाद मीडिया मार्को से इसके बारे में सवाल जवाब करने लगती है। ये देखकर मार्को मन में कहता है कि नॉट बैड। मीटिंग में कार्मेन ये भी बताती है कि तुम्हें सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाना है और जो भी पैकेज आएगा उसे जला दिया जाएगा। अगर तुम कोई पैकेज मंगवा रहे हो तो मुझे बता दो, और हालांकि तुम जिम से कुछ ही दूरी पर रहते हो, पर मैं हर जगह तुम्हारे संग चलूंगी और तुम्हें कंप्यूटर और सेलफोन यूज करने की परमिशन नहीं है। यू सोचता है कि वैसे भी मैं उन्हें यूज नहीं करता। और लास्ट रूल तुम्हारी कैट से संबंधित है। सेंटोरिनो ब्रदर्स मर्डर्स नहीं करते, पर कैट उनके लिए डिफरेंट स्टोरी है। मैं तुम्हारी कैट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बेस्ट दूंगी, पर तुम मैच के अंत तक केयरफुल रहना। वहीं केको सोचता है, वो यू की केट की ओर देखता है जैसे कि उसके माइंड में कुछ खुराफाती प्लान चल रहा हो। जिम के बाद कार्मेन यू के संग घर की ओर निकलती है। वो याद करते हैं कि यू से मिले हुए उसे 5 साल हो गए हैं। उस समय यू एक हाई स्कूल स्टूडेंट था और अब वो 4th वेट डिवीजन का वर्ल्ड चैंपियन है। हमें सिर्फ उसे फाइट तक सेव करना है। अगर हम ऐसा कर सके तो वो ये भी टाइटल जीत जाएगा। पर यू कितना आगे जाने वाला है? क्या क्यों सही में उसे एरोन टाइट से फाइट करवाना चाहते हैं? और अगर यू एरोन को हरा देता है तो फिर यू का क्या होगा? क्या बाकी बॉक्सर की तरह यू भी गायब हो जाएगा? तभी वो गैंग की आवाज सुनती है कि तुम रात में यहाँ क्या कर रही हो? आज से हम इस एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ से जाने के लिए हमें पैसे देने होंगे। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम अपनी बॉडी से भी हमें पे कर सकती हो। वहीं कार्मेन सोचती है कि लगता तो नहीं कि ये मार्को के बंदे हैं, पर मैंने तो इस एरिया के बदमाश को पहले ही हटा दिया था। हो सकता है कि ये नए बदमाश हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए था। वो यू से कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि ऐसी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है। मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तभी यू गैंग के लीडर में पंच मारते हुए उससे उसकी गन छीन लेता है। वो दोनों मेंबर्स अपने घुटनों पर आ जाते हैं। इसके बाद यू गन का ट्रिगर दबाते हुए उन्हें जान से मारने वाला होता है, पर तभी कार्मेन उसे रोक लेती है। वो सोचती है कि अभी क्या होने वाला था, क्या ये सही में उन्हें जान से मारने वाला था? वो जीन पियर और यूतो तागेडा की फाइट को याद करते हुए सोचती है कि उस समय भी ऐसा ही था, पर मैं अब भी यू की सॉफ्ट साइड में बिलीव करना चाहती हूँ। उसे अपना पास्ट याद आता है। वो एक छोटी लड़की है कि उसे रेस्क्यू करता है। वो यू को देखती हुई सोचती है कि मैं तुम्हारे में बिलीव करती हूँ। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये बेस्ट टाइम नहीं है, पर क्या तुम अपने नेक्स्ट ऑफ पर मेरे संग डेट पर चलना चाहोगे? यू कहता है कि मुझे नहीं पता कि डेट में क्या करना होता है। कार्मेन कहती है कि हम किसी अच्छी जगह पर चलेंगे, थोड़ा खाना खाएंगे और थोड़ी बात करेंगे। हर डेट में यही करना होता है। यू गन को नीचे करते हुए कहता है कि तो ठीक है। इसके बाद डेट का दिन भी आ जाता है। यू अपनी कैट के संग गेट के बाहर खड़ा है। वो सामने आसमान को देख रहा है। तभी पीछे से कार्मेन आती है। वो कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने तैयार होने में समय लगा दिया, तो चलो चलते हैं। पर तभी वो यू को देखती है। वो उसके आउटफिट से डिसअपॉइंटेड है। कार्मेन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कभी डेट पर नहीं गए हो, पर क्या तुम सही में ऐसे डेट पर जाने वाले हो? यू पूछता है कि क्या मैं नहीं जा सकता? कार्मेन कहती है कि बिल्कुल नहीं, चलो मेरे साथ चलो। वो उसके बाल सेट करते हुए कहती है कि ये ठीक है, इस स्टाइल के साथ तो तुम बिल्कुल अलग दिखाई देते हो। क्या वैसा स्टाइल करना तुम्हारा आइडिया था? यू बताता है कि नहीं, वो कोच का आइडिया था। कार्मेन कहती है तो ठीक है, ये हेयर स्टाइल तुम्हारी डेट का स्टाइल है। यू कहता है ठीक है। कार्मेन कहती है कि हमारा हेयर स्टाइल तो
हो गया, चलो शॉपिंग पर चलते हैं। इसके बाद कार्मेन यू को शॉपिंग पर ले जाती है। वो एक चमकीली सी ड्रेस दिखाते हुए कहती है कि ये कैसी है। यू ड्रेस को देखकर नर्वस हो रहा है। कार्मेन उस ड्रेस को ट्राई करने को कहती है। यू इस ड्रेस को ट्राई करने के लिए हिचकिचा रहा है। कार्मेन कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता, डेट में तुम्हें ऐसे चमकीले कपड़े पहनने पड़ते हैं। वो उसे ट्राई करने के लिए भेज देती है। असल में वो बस यू पर ये ड्रेस देखना चाहती है। यू कहता है कि क्या सही में लोग ऐसे कपड़े भी पहनते हैं। कार्मेन इसके मजे ले रही होती है। कार्मेन कहती है हाँ बिल्कुल पहनते हैं, चलो इसे ट्राई करो। यू पूछता है कि क्या तुम मुझ पर हंस रही थी। इसके बाद यू न्यू ड्रेस ट्राई करता है। इसके बाद एक और फिर एक और वही कार्मेन उसके मजे ले रही होती है। फाइनली यू जेंटलमैन की तरह ड्रेस होकर आता है। ये देखकर कार्मेन चौंक जाती है। वो कहती है कि तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। वो सेल्स गर्ल को कहती है कि हम ये ड्रेस लेके वो यू के लिए टेडी बेयर की ड्रेस भी ले लेती है। इसके बाद वो दोनों एक अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर आए हुए मुझे कई दिन हो गए, तो चलो अंदर चलते हैं। इसके बाद वो दोनों रोलर कोस्टर पर राइड करते हैं। कैट भी राइड को एंजॉय कर रही है और वहीं यू के एक्सप्रेशन हमेशा की तरह सेम है। इसके बाद वो बोट में राइड करता है। इसके बाद यू कार्मेन के लिए कैट टॉय निकालने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा करने में असफल हो जाता है। फिर वो एक्वेरियम के मजे लेता है। इसके बाद वो दोनों कैट ईयर पहनकर फोटो खिंचवाते हैं। फोटोग्राफर उन्हें स्माइल करने को कहता है। कार्मेन स्माइल करती है। वो फोटो देखती है जहाँ पर सिर्फ वही स्माइल कर रही है। वो यू के फेस को खींचते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशन का कुछ करना होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें एक लेसन की जरूरत है। सोचो कि तुम एक नई टेक्निक सीख रहे हो, बस मुझे फॉलो करो। सबसे पहले अपनी फेस मसल को रिलैक्स करो। अपनी चीक मसल का यूज करते हुए अपने माउथ के कॉर्नर्स को उठाओ। अपने थोड़े दांत दिखाओ और माउथ खोलो। और हाँ, अपनी आंखों को थोड़ा बंद करो ताकि तुम्हारी आंखों तक स्माइल आ सके। देखो ऐसे ट्राई करो। यू स्माइल करता है पर उसकी स्माइल बड़ी जहरीली होती है। कार्मेन वहाँ से जाती हुई कहती है कि खैर जाने दो। इसके बाद वो हॉरर हाउस में जाने की तैयारी करता है। कार्मेन सोचती है कि यही सही मौका है, इससे अच्छा कोई और कपल को क्लोज नहीं ला सकता। बस डरने की एक्टिंग करो और उसे पकड़ लो, ये मैंने मैगजीन में पढ़ा है। तभी वो सोचती है कि पर मैं क्यों ऐसा सोच रही हूँ, मैं क्यों उसके पास आना चाहती हूँ, मैं तो बस उसकी ह्यूमन साइड जगाना चाहती थी। कुछ समय के लिए वो खामोश हो जाती है। वो कहती है कि अगर तुम अपनी और एम्प्लॉइज और घोस्ट को आते हुए देखो तो उन पर अटैक मत करने लग जाना। एक घोस्ट कार्मेन के सामने आता है। कार्मेन उसे अपने बैग से मारने लगती है। वो मार मार के उसका सिर फाड़ देती है। वो उसे देखकर घबरा गई है। वो अपने पसीने पोंछते हुए कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। आगे चलकर उसके सामने कई सारे घोस्ट आते हैं। कार्मेन ने यू को पकड़ा हुआ है। वो शर्मा रही है। वो सोचती है कि सही में मेरे दिल में इसके लिए फीलिंग्स है। तभी उसको जीन पियर दिखाई देता है जो कि यू को देख रहा है। ये देखकर कार्मेन और स्टेला दोनों डर जाती है। वो डर के मारे एक दूसरे को पकड़ लेती है। जीन के संग उसकी डॉटर मारिया भी है। वो सब एक दूसरे को देखकर कंफ्यूज है। जीन और यू एक दूसरे को देख रहे हैं और वहीं स्टेला और कार्मेन भी एक दूसरे को देख रहे हैं। इसके बाद कार्मेन खुद को जीन पियर से इंट्रोड्यूस करती है। वो सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे भी मार्को ने यहाँ भेजा हो। नहीं, ये एक ऑनरेबल बॉक्सर है, इसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। जीन खुद को स्टेला को इंट्रोड्यूस करता है। स्टेला यू को घूर रही है क्योंकि यू ने फाइट में जीन की हालत खराब कर दी थी। स्टेला इरिटेट हो जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। यू कंफ्यूज है। जीन स्टेला को ऐसा कहने पर मना करता है। स्टेला कहती है कि मैं तो कहूंगी। कार्मेन फेक स्माइल करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, एक विनर को तो ऐसी हेट मिलती रहती है, यू को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्टेला चिल्लाती है कि कहीं तुम ये तो नहीं कह रही कि जीन वीक है, जिसके बेकार के लंबे बाल और डल पर्सनालिटी है, जो कि अपनी वाइफ से कहता है कि तुम बड़बड़ाते हुए मेरे सिर में दर्द कर देती हो। जीन स्टेला को रोकते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसका ये सब मतलब था। कार्मेन स्टेला को कहती है कि ये तो अच्छा है कि तुम समझ गई कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसके बाद वो एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं। यू की केट एंजॉय कर रही है। इसके बाद वो साथ बैठता है। जीन यू को कहता है कि मैं सरप्राइज हूँ कि तुम यहाँ पर घूम रहे हो। मुझे अब भी हमारा मैच बहुत अच्छी तरह याद है कि हमने एक दूसरे से कैसे फाइट की। तुम्हारे छोटे छोटे मूव्स मुझे सब याद है। अगर मैं उस समय से कंपेयर करूँ तो तुम चेंज हो गए हो। वो कार्मेन को देखते हुए कुछ कहने वाला होता है। तभी उसकी डॉटर मारिया उससे आइसक्रीम मांगती है। जीन दूसरे मूवमेंट में उसके सामने कई सारी आइसक्रीम ले आता है। ये देखकर मारिया खुश हो जाती है। जीन कहता है कि मैं भी चेंज हो गया हूँ। ये देखकर स्टेला जीन पर चिल्लाती है कि तुमने मारिया को बहुत सारी आइसक्रीम दे दी, इससे उसका पेट खराब हो जाएगा। मारिया कहती है कि नहीं, मैं ये सब खा सकती हूँ। मारिया उससे आइसक्रीम छीनने लगती है और ऐसा करते हुए आइसक्रीम उसके हाथ से छूटकर यू के हेड पर लगती है। जीन नोटिस करता है कि यू उस आइसक्रीम को आसानी से डॉज कर सकता था, पर उसने नहीं किया। स्टेला कहती है कि मुझे माफ करना, नहीं सही हुआ, मेरा मतलब मेरे संग नहीं तुम्हारे संग सही हुआ। जीन कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो और ड्रिंक को खत्म करता है। इसके बाद कार्मेन पूछते है कि क्या तुम हमें मार्को के बारे में बता सकते हो कि वो किस तरह का फाइटर था। मैंने सुना है कि जब तुम चैंपियन थे तो उसने तुमसे टाइटल मैच के लिए
फाइट की थी। जीन कहता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था, वो उन बॉक्सर में था जो अपनी वीक फिजिकल एबिलिटी को अपनी इंटेलिजेंस से बैलेंस करता है। अगर मैं रिंग में आईक्यू की बात करूं तो उससे अच्छा बॉक्सर मैंने आज तक नहीं देखा। वो फर्स्ट और लास्ट टाइम था कि फाइट में स्ट्रेटेजी को लेकर मेरे अपोनेंट के पास अपर हैंड हो। अगर उसके पास फिजिकल एबिलिटी होती तो वो बेल्ट जीत चुका होता, पर इसके अलावा मैंने उसके अंदर एक ऑब्सेशन नोटिस किया, बहुत भयानक ऑब्सेशन। मैं जानता हूँ कि यू स्ट्रॉन्ग है, पर तुम्हें उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके बाद वो एक दूसरे को अलविदा कहता है। स्टेला उन्हें मुंह चिढ़ा रही है। जीन यू को देखते हुए सोचता है कि यू ने उस आइसक्रीम को डॉज क्यों नहीं किया। वो कार्मेन की ओर देखता है। वो सोचता है कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो वो हार भी सकता है। रात हो गई है। कार्मेन सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा थी कि हम यहाँ पर जीन और उसकी फैमिली से मिलेंगे। यू कहता है कि मुझे भी उसकी उम्मीद नहीं थी। कार्मेन पूछती है कि जिस लाइट की तुम बात कर रहे थे क्या वो तुम्हें मिली। यू बताता है कि मैंने उसे थोड़े समय के लिए फिर से देखा था, पर अब मैं उसके बारे में पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। कार्मेन पूछती है कि अगर तुम उस लाइट को नहीं पा पाए तो क्या फिर भी तुम बॉक्सिंग करते रहोगे। यू कहता है लगता तो है, मेरे पास कुछ और करने को भी नहीं है। कार्मेन कहते है कि अगर तुम उस लाइट को बॉक्सिंग में ना ढूंढ सको तो क्यों ना तुम उन्हें दूसरी चीजों में ढूंढने की कोशिश करो। क्या ऑर्डिनरी लाइफ जीना सही नहीं है? मजे लो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे लोगों से मिलो, हो सकता है कि तुम ऐसे जीते हुए भी उस लाइट को पा सको। इसके लिए तुम्हें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हवा में फायर क्रैकर शूट होता है। कार्मेन कहते है कि हो सकता है कि वो लाइट तुम्हारे बगल में हो। कार्मेन शांत हो जाती है। उसके सामने फायर क्रैकर स्पष्ट हो रहे हैं। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम जूलिया है। असल में ये सैंटोरिनो ब्रदर की सिस्टर है। वो कहती है कि तुम यू हो ना, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं तुमसे यहाँ मिल रही हूँ। तभी कार्मेन कहती है कि अभी यू अपने फैन से नहीं मिल सकता। जूलिया उसके पास जाकर कहती है कि मैं जानती हूँ और वैसे भी मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। उसके पास आकर कहती है कि मार्को तुमसे मिलना चाहता है, आज रात इस नोट पे लिखी लोकेशन पर आ जाना। तो चलो मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपने बचे हुए दिन को एंजॉय करो। यू पूछता है कि उसने क्या कहा। कार्मेन पेपर को फाड़ते हुए कहती है कि कुछ नहीं, उसने हमारे अच्छे मूड को बिगाड़ दिया, पर आज मुझे बहुत मजा आया, तो क्यों ना कल से हम रोजाना की तरह वर्क शुरू करें। तभी यू कहता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम फिर से मेरे साथ डेट पर आना चाहोगी। कार्मेन को इसकी उम्मीद नहीं थी। वो स्माइल करते हुए कहती है कि मुझे आने में बहुत खुशी होगी। ये सब मार्को अपनी स्क्रीन पर देख रहा है। वो स्माइल कर रहा है। इसके बाद रोजाना की तरह यू ट्रेनिंग में लग जाता है। यू को कार्मेन का खाना खाने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही और ऐसे ही दिन निकलने लगते हैं। कार्मेन ने एक और मॉल को पकड़ लिया है। उसके खाने में भी इम्प्रूवमेंट हो गई है, पर वहीं के का मूड ऑफ है। वो यू को ट्रेनिंग करते हुए सोच रहा है कि ये ठीक नहीं जा रहा। वो कहता है कि आज के लिए काफी है, कार्मेन को कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कि कार्मेन को बताता है कि ये तुम क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें उसकी निगरानी रखने को कहा था, पर तुम तो उसके संग घर घर खेलने लगी। कार्मेन कहती है कि बस मैं तो अपना बेस्ट दे रही हूँ। तभी के पूछता है कि तुम किससे पूछकर यू के संग अम्यूजमेंट पार्क गई, क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग तो नहीं है? मुझे लगा था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, पर तुमने बहुत ही बड़ी बेवकूफी कर दी है। कार्मेन कुछ कहने की कोशिश करती है, पर के कहता है कि मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता, आज से मैं तुम्हें डिसमिस करता हूँ, अब तुम उसे गार्ड नहीं करोगी। इसके बाद कार्मेन की जगह एक नया बॉडीगार्ड आता है। ये बॉडीगार्ड के का खास बॉडीगार्ड है। कार्मेन की जगह वो यू के संग घर जाता है। रात हो गई है। कार्मेन अपने घर आ गई है। वो सैड है। वो रूम में एंट्री लेती है। तभी पीछे से एक व्यक्ति आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि फैब्रिजियो है, जो कि कार्मेन को किडनैप करने वाला है। यू को उस समय की याद आती है जब उसने कैसे पूछा था कि क्या लोगों को मारने में मजा आता है। उसके माइंड में ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि कार्मेन हॉस्पिटल में है, जिसकी हालत बहुत खराब हो गई है। के बताता है कि कार्मेन उसे कल अपार्टमेंट के सामने इस हालत में मिली। लगता है कि उन्हें पता चल गया था कि तुम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो और इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अगर मुझे पता चलता कि वो कार्मेन को नुकसान पहुंचा सकता है तो मैं उसे पहले ही गार्ड करता। मैं केयरलेस हो गया था, पर तुम इसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। वो यही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम गुस्से में आकर अपना आपा खो दो। यू शांत खड़ा है। कि कहता है कि सब हम पर छोड़ दो, तुम ट्रेनिंग पर फोकस करो, तुम अपना बदला रिंग में ले सकते हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी स्टार्ट होने वाली है, तो चलो चलते हैं। ये रूम से चला जाता है। कि कार्मेन की ओर देखता है। वो भी रूम से निकल जाता है। इसके बाद वो सैंटोरिनो ब्रदर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलता है। मार्को के से हाथ मिलाते हुए कहता है कि हम पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर के। कहता है कि तुम जैसे जोकर का मेरे सामने खड़ा होना बेकार नहीं है। मार्को हंसते हुए कहता है कि ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। कहता है कि तुमने हमारे मैनेजर के साथ सही व्यवहार नहीं किया। मार्को कहता है कि मुझे लगता है कि इतना तो तुमने हमसे एक्सपेक्ट किया ही होगा, वो तो सिर्फ एक प्रैंक था। कहता है कि तुम तैयार रहो, तुम्हारी हालत बहुत खराब होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। कलीन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है। कोच मार्को और कोच के, तुम दोनों ही इस वर्ल्ड के मोस्ट फेमस ट्रेनर हो, क्या तुम बता सकते हो कि तुम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हो? पहले कोच मार्को से शुरू करता है। मार्को कहता है कि मेरा
करियर मिस्टर के से बहुत छोटा रहा है। मैं भला कैसे इन पर कोई जजमेंट पास कर सकता हूँ। अगर सच कहूँ तो मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। इनकी जीतने की सनक बहुत ज्यादा है, इसी कारण कई सारे बॉक्सर इन्हें छोड़कर चले गए। वो इनकी सनक को शांत नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि मैं समझ सकता हूँ कि एरन टाइड ने इन्हें क्यों छोड़ दिया। जरा सोचो उसे कैसा लगता होगा कि वो कोल्डमैन की सनक को शांत करने के लिए उससे ऑर्डर फॉलो कर रहा है। कोई भी सेंसेबल फाइटर इन्हें छोड़ने की ही सोचेगा, पर लगता है कि यू को इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यू भी के जितना ही सरफिरा है। कलीन कहता है कि ठीक है, अब हम कोच के विचार जानना चाहेंगे। के स्माइल करते हुए कहता है कि लगता है कि इसकी प्रोस्टिट्यूट मदर ने इसको कुछ मैनर्स नहीं सिखाए। ये सुनकर सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें के इस रिस्पॉन्स की उम्मीद ना थी। ये सुनकर मार्को भी अपना कंट्रोल खो देता है। वो के पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और वहीं फैब्रियाजो उसे रोक लेता है। के कहता है कि तुम पंच तो मारो, मैं भले ही बुढ़ा हो गया हूँ पर मैं तुम्हें अब भी डिफीट कर सकता हूँ। मार्को बहुत गुस्से में है। फैब्रिजियो उसे शांत होने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम कब से इतनी जल्दी गुस्सा होने लग गए, तुम चिंता मत करो, मैं इन दोनों को रिंग में जान से मार दूंगा। कलीन सबको शांत होने की कहता है। वो कहता है कि कॉन्फ्रेंस को एंड करने से पहले क्यों ना हम दोनों फाइटर्स के विचार जान ले। फैब्रिजियो कहता है कि ध्यान से सुनो पिक्स, मैं फिर से कहता हूँ रिंग में मैं उसे जान से मार दूंगा और अगर रेफरी ने मुझे रोकने की कोशिश करी तो मैं उसे भी जान से मार दूंगा। कलीन नर्वस होते हुए कहता है कि ठीक है, अब यू की बारी। यू कार्मेन को याद करता है। उसे के की बात याद आती है। क्या कहा, लोगों को मारने में मजा आता है? क्या तुम्हें नहीं पता, इसमें बहुत मजा आता है। लोगों को मारकर तुम्हें बहुत मजा आएगा। यू कहता है कि मैं उसे नॉकआउट करके रिंग से आसानी से नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर के स्माइल करने लगता है और वहीं फैब्रिजियो भी सीरियस है। पीटर भी ये सुनकर हैरान है। ये वो टाइम याद करता है जब कार्मेन ने उसे स्माइल करना सिखाया था। वो स्माइल करते हुए कहता है कि मैं उसे पूरे 12 राउंड रिंग से जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर पीटर कपकपा जाता है। मार्को सीरियस है, फैब्रिजियो सीरियस है। के को बहुत मजा आ रहा है। पीटर सोचता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यू ने हमेशा ये कहा है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, पर आज इसे क्या हुआ और इसके एक्सप्रेशन किस तरह के थे, यहाँ क्या चल रहा है। कलिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को एंड करता है। इसके बाद फैब्रिजियो पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस कर रहा है। मार्को उसके पीछे खड़ा है। वो इंजेक्शन की ओर देखते हुए कहता है कि तो तुम्हें कैसा लग रहा है। फैब्रिजियो डोपिंग कर रहा है। वो कहता है कि ये तो बहुत कमाल का है, मैंने इसे बस थोड़ा इंजेक्ट किया है, जरा इसका इफेक्ट को देखो, भला ये है क्या। मार्को बताता है कि बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ लगी है, मुझे ऐसा करना ही था क्योंकि हमारा अपोनेंट यू है। फैब्रिजियो अपने हैंड को देखते हुए कहता है कि तो वो हर रोज ऐसा महसूस करता है, मुझे लगता है कि मैं बुलेट को भी डॉज कर सकता हूँ। मार्को बताता है कि तुम इसे ज्यादा मत लेना, तुम्हारी बॉडी इसे हैंडल नहीं कर पाएगी। फैब्रिजियो हंसते हुए कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि फुल डोज पर मैं कैसा महसूस करूंगा। उसने भी पंच मारते हुए बॉक्सिंग बैग्स फाड़ दिए हैं। कार्मेन को होश आता है, वो हॉस्पिटल में है और वहीं यू बॉक्सिंग रिंग में फैब्रिजियो से फाइट करने जा रहा है। कलीन कमेंट्री करता है कि तो जिस दिन का इंतजार था वो आ ही गया। इस बॉक्सर को इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, इसे अपना डेब्यू करे सिर्फ 3 साल ही हुए हैं और उसने 4 डिवीजन को कॉन्कर कर लिया है और ये इसकी 5th डिवीजन है। मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरे बॉक्सर ने इतनी आसानी से बॉक्सिंग वर्ल्ड को डोमिनेट किया है और ना ही कोई कर पाएगा। यू अरीना में एंटर होता है, क्राउड उसे देखकर और जोश में आ जाता है। कलीन कमेंट्री कंटिन्यू करता है। वो कहता है कि एक और बॉक्सर है जो कि यू से फाइट करने के लिए रेडी है और यह है सैंटोरिनो। फैब्रिजियो सैंटोरिनो के नाम पर क्राउड मिक्स रिएक्शन देता है, कुछ उसे सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ उसे गाली दे रहे हैं। फैब्रिजियो अरीना में एंट्री लेता है, उसके नाम पर भी क्राउड में जोश भर जाता है। उन्हें पता है कि फैब्रिजियो के मैच में मजा पक्का आने वाला है। कलीन कहता है कि तुम ये देख रहे हो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बॉक्सर फैब्रिजियो से अच्छा क्राउड को अपनी ओर खींच पाया हो और ना ही खींच पाएगा। उसके गार्ड्स उसकी एंट्री पर पैसे उड़ा रहे हैं। कलीन बताता है कि यू के होने के बावजूद भी आज भी फैब्रिजियो हाईएस्ट पेड बॉक्सर है। फैब्रिजियो क्राउड में अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है। रेफरी फैब्रिजियो के हैंड्स चेक करता है और ये रूल सिर्फ फैब्रिजियो के लिए ही है क्योंकि उसने अपने फर्स्ट डिफेंस में अपने हाथ में प्लास्टर चढ़ाया हुआ था और यही नहीं, ये भी पता चल गया था कि उसने इंस्पेक्टर को ब्राइब दी थी ताकि वो प्लास्टर रैप्स का यूज कर सके और तब से रेफरी फैब्रिजियो के हैंड्स चेक करता है। पीटर सोचता है कि ये सब शो के लिए है। कलीन बॉब से पूछता है कि तुम्हारे जाने के बाद फैब्रिजियो मिडलवेट डिवीजन को रूल कर रहा है, तुम इसके बारे में क्या कहते हो। बॉब कहता है कि अगर यू सेफली रिंग में पहुंच जाता है तो ये मैच यू जीत जाएगा, पर जरा उसकी बॉडी को देखो, उसकी बॉडी को देखकर लगता है कि वो यू को टक्कर दे सकता है। फैब्रिजियो की बॉडी को देखकर साफ पता चल रहा है कि उसने डोपिंग की है। वहीं के सोचता है कि मुझे नहीं पता कि उसे कहां से मिला, पर उसने बढ़िया मान लिया है। वो यू से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कुछ बताने की भी जरूरत है, जो भी तुम्हारा मन हो वो करो। फैब्रिजियो और यू की फाइट शुरू होती है। वो दोनों एक दूसरे को ही घूर रहे हैं। मैच शुरू ही होने वाला है, सबके सब इसी मैच का इंतजार कर रहे हैं। फैब्रिजियो यू को पंच मारने आगे बढ़ता है पर यू उसे डॉज कर लेता
है। बॉब उसकी स्पीड देखकर हैरान है। फैब्रिजियो शुरू से ही यू पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं मार्को सोचता है कि भले ही हमारा अपोनेंट कितना भी मॉन्स्टर हो, उसे हराया जा सकता है, पर उसके लिए हमें भी मॉन्स्टर बनना होगा। फैब्रिजियो यू के पंचेस को डॉज करते हुए नोटिस करता है कि वो उसके पंचेस को देख सकता है। माना कि उसकी फिजिकल एबिलिटी बहुत बढ़िया है, पर उसका माइंड अब भी ह्यूमन है और उसे साइकोलॉजिकली डिफीट किया जा सकता है। पंच की तो छोड़ो, अभी तक उसे किसी ने टच भी नहीं किया है। ये यू के बारे में बहुत कुछ दर्शाता है, मानो कि वो बिना हिट खाए हर एक मैच एंड करना चाहता हो। सैंटोरिनो ब्रदर्स का फायदा उठाते हुए लो किक का यूज करता है, जो कि एक फाउल है। वो सोचते हैं कि कोई एवरेज बॉक्सर इस पर रिएक्ट नहीं कर पाएगा और या फिर जानबूझकर हिट खाएगा ताकि वो डिस्क्वालिफिकेशन से जीत सके, पर यू ऐसा नहीं करेगा। वो इसे पक्का डॉज करेगा। उसे जल्दी से इसे डॉज करना होगा, वो इसके लिए तैयार नहीं होगा। इसका मतलब कुछ समय के लिए हम उसकी ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाकर उसे हिट कर सकते हैं। फैब्रिजियो ने अच्छी खासी डोपिंग की है, वो इसे आसानी से हिट कर सकता है। फैब्रिजियो उसे हिट करने वाला होता है, पर तभी यू से भी डॉज कर लेता है। ये देखकर फैब्रिजियो चौंक जाता है। वो नोटिस करता है कि यू ने उसकी शैडो देखकर डॉज कर लिया। वो सोचता है कि मैं अभी भी तुम्हारे मूव को डॉज कर सकता हूँ। फैब्रिजियो काउंटर के लिए रेडी होता है, पर तभी वो कुछ नोटिस करता है। वो उसके काउंटर पर पंच मारकर उसे नॉकडाउन कर देता है। किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी। मार्को, पीटर, बॉब और कलिन सबके सब हैरान है। फैब्रिजियो कैनवस पर पड़ा है। क्राउड में शोर होने लगता है। कुछ को लगता है कि ये तो आरोन का मूव है, पर तभी उसका ध्यान यू की बॉडी पर जाता है। असल में यू भी डोपिंग कर रहा है और ये सब की का आइडिया है कि अपने गार्ड से पूछता है कि तो तुम उसे ले आए। गार्ड बताता है कि ये मिलिट्री में यूज किया जाता है, इसको पाना इतना आसान नहीं था। कि स्माइल करते हुए सोचता है कि लोहे को लोहा ही काटता है। कारमेन भी पूरी तरह होश में आ गई है और यू का इस मैच को जल्दी से एंड करने का कोई इरादा नहीं है।